तो दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का ये एक प्लेनेट है प्लूटो और ये है रशिया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रशिया का लैंड साइज प्लूटो के लैंड साइज के इक्वल है। अब चलो से एक और एग्जांपल से समझते हैं। यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है मोनाको। क्या आप जानते हैं कि वो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री माना जाता है और उसका लैंड साइज सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर है। अब अगर हम एवरेज कंट्रीज की बात करें थोड़ा मोनाको से बड़ा, जैसे कि बेल्जियम जो 30,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, और आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है बेल्जियम और मोनाको के बीच में। बेल्जियम से भी थोड़ा बड़ा कंट्री आता है फ्रांस, जो कि 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उसका एक स्टेट फ्रांस से भी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये टेक्सास स्टेट है जिसका साइज 695 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। अब ऐसा 48 स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि यूएस कितना बड़ा है। ओवरऑल यूएस का साइज 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि एक मैसिव लैंड साइज है। अगर हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री की बात करें जो कि कनाडा है, बहुत बड़ी कंट्री है और कनाडा का लैंड साइज मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। अब बढ़ते हैं रशिया की तरफ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। रशिया का साइज 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो प्लूटो के साइज के बिल्कुल आसपास है। रशिया वैसे तो मोस्टली यूरोप में आता है, यूरोपियन कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, और दुनिया के अगले कोने में भी यहाँ चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ भी रशिया बॉर्डर शेयर करता है। और यही नहीं, अगर हम और आगे जाएं तो रशिया का जो बॉर्डर है वो यूनाइटेड स्टेट्स से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप ये समझ लो कि रशिया का बॉर्डर यूरोप से लेके अमेरिका तक का है। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि रशिया इतना बड़ा बना कैसे? कौन सा वो एम्पायर था रशिया में जिसने रशिया को इतना बड़ा बनाया? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले क्या आप लोग बता सकते हो कि रशिया कौन सी करेंसी यूज करता है? आपके ऑप्शंस है ए डॉलर्स, बी येन, सी रूबल्स, डी पाउंड। तो लिखिएगा अपना जवाब कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज से 1000 साल पहले रशिया कुछ ऐसा दिखता था, एक छोटी सी स्लाविक नेशन के पीपल जो कि यूरोप में रहते थे। इन लोगों के पास काफी टेक्नोलॉजी और काफी एडवांस सिविलाइजेशन तो था, लेकिन इनके पास एक वीकनेस भी था, और वो वीकनेस था उनकी जियोग्राफी, जो कुछ ऐसा दिखता था। ये फ्लैट लैंड है जहाँ मतलब कि कोई माउंटेन या कोई रुकावट नहीं है इस लैंड में, जो एक बहुत इजी टारगेट बन जाता है अगर आपको इन्वेड करना हो इस कंट्री को। और इसी चीज का फायदा मुगल्स ने उठाया और उन्होंने रशिया पे हमला कर दिया। इसी फ्लैट लैंड को यूज करते हुए 40,000 मुगल सैनिक घोड़ों पे इस फ्लैट सर्विस को पार करके रशिया पे अटैक कर देते हैं, और मुगल्स काफी हद तक सक्सेसफुल भी रह जाते हैं इन्वेजन में, और वो उस नेशन को कैप्चर कर लेते हैं। अब रशियन लोगों को मंगोल्स को टैक्स देना होगा दोस्तों, जो कि खुद एक काफी दूर के एम्पायर से हैं। आप अगर मैप में देखो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर मुगल्स थे, लेकिन एक शहर को मंगोल्स कैप्चर नहीं कर पाए, और वो शहर तैयार भी था कि वो फाइट बैक करे मुगल्स के अगेंस्ट, जिस शहर का नाम था मस्कोवी, जो आज के टाइम का मॉस्को है। मस्कोवा वो सिटी था दोस्तों जिनको गन चलाना आता था, जिनको गन बनाना आता था, और गन पाउडर को कैसे यूज करते हैं ये सब जानते थे। अब क्योंकि मुगल्स के पास इतना बड़ा एम्पायर था संभालने के लिए, तो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज को हमेशा रखना। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मॉस्कोवा के लोग अटैक करते हैं मुगल्स पे और उनको रशिया से भगा देते हैं। उनके पास पैसा था, उनके पास गन पाउडर था, उनके पास बंदूकें थी, तो वो सक्सेसफुल रहे मुगल्स को निकालने में। लेकिन इसी के साथ मॉस्को के लोग एक वादा करते हैं अपने आप से कि हम अगली बार ऐसे छुपके से किसी को भी हम पे हमला बोलने नहीं देंगे। लेकिन ये मुमकिन कैसे था दोस्तों? क्योंकि रशिया उस टाइम बहुत ही छोटी कंट्री थी और चारों तरफ से वो प्लेन ग्रास से घेरा हुआ था, जहाँ उसके पास कोई नेचुरल माउंटेन नहीं था या कोई समंदर या सी कुछ ऐसा नहीं था जो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो रशिया क्या करता है, थोड़ा और एक्सपैंड करने लग जाता है ईस्ट की तरफ, जहाँ पे उनको यूरल माउंटेन्स मिलता है। ये माउंटेन काफी हद तक अच्छा तो होता है, लेकिन अगर हम मैप को एक बार गौर से फिर से देखें, जो कि फ्लैट ग्रास लैंड है, ये अभी भी काफी गैप है यहाँ पे, जो इजीली इन्वेडर्स आ सकते हैं रशिया में। तो इनको कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढना था जो इनको परमानेंटली सिक्योर करे और सेव करे बाकी इन्वेडर्स से। इसी बीच एक रशियन लीडर आता है
जिसका नाम होता है आइवन। उसकी सोच ऐसा होता है कि हम माउंटेन्स में ही क्यों रुके हैं, लेट्स एक्सप्लोर बियॉन्ड द माउंटेन्स, माउंटेन के पीछे जाके देखते हैं क्या है, क्या पता आगे जाके हमें कुछ इससे बेटर लोकेशन मिले। तो ये अब एक्सपेडिशंस भेजते हैं माउंटेन के अगले साइड पे कि पता चले कि वहां पे है क्या। दोस्तों माउंटेन के अगले साइड उनको एक ऐसी लैंड मिलती है जो आइस से भरा हुआ, स्नो से भरा हुआ और बहुत बड़ी लैंड मास है जिसका नाम है साइबेरिया। और साइबेरिया के जो नेटिव लोग रहते थे उनके पास मिलिट्री या कुछ ऐसा पावर था नहीं कि वो रेजिस्ट कर पाए इस रशियन एम्पायर को। तो रशियन एम्पायर के लिए काफी इजी था ऐसे ईस्ट की तरफ जाते जाना और कैप्चर करते जाना। रशियंस के लिए सिर्फ जो प्रॉब्लम था वो विंटर या कोल्ड था, लेकिन वो भी काफी अच्छा साबित हुआ रशियंस के लिए, क्योंकि कोल्ड विंटर में काफी फरी एनिमल्स भी रहते हैं जैसे कि बेयर्स, वुल्व्स वगैरह। इनके फर से रशिया की इकोनॉमी को काफी अच्छा बेनिफिट होता था। लेकिन रशियन लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते, ये साइबेरिया से भी आगे बढ़ते हैं। ये बढ़ते जाते हैं, इतनी इनकी डिस्टेंस मॉस्को से इतना दूर हो जाता है दोस्तों कि मॉस्को तक वापस मैसेज आता ही नहीं कि हमने कहाँ तक कैप्चर किया हुआ है। रशियंस वर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, हम एक बड़ी एम्पायर बनते जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों रशियंस पैसिफिक ओशन तक पहुंच जाते हैं जहां ओशन से पूरा प्रोटेक्शन मिल सकता है रशिया को। लेकिन ये लोग वहां पे भी नहीं रुकते, ये लोग आगे जाके अलास्का तक भी डिस्कवर कर लेते हैं। जी हाँ, अलास्का पहले रशिया का हुआ करता था एक टाइम पे। अब दोस्तों ये ओरिजिनल मॉस्को से इतना दूर है कि जो गवर्नमेंट मॉस्को में उनको पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पे हो क्या रहा है, बस वो लोग होप कर रहे हैं कि होपफुली सब अच्छा होगा। आज का रशिया दोस्तों 85 टेरिटरीज में डिवाइड है, जिनमें से 22 तो रिपब्लिक है। हर एक रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं और हर एक रीजन में लोग भी अलग दिख सकते हैं, जैसे कि ये रशियन है, ये भी रशियन है और ये भी रशियन है। इन रिपब्लिक में से एक रिपब्लिक का नाम है सखा और सखा का कैपिटल है याकुत्स्क। दोस्तों याकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा शहर है जिसका एवरेज टेम्परेचर -8 डिग्री होता है और यहाँ पे डायमंड की माइनिंग भी होती है। 25% वर्ल्ड का डायमंड यहाँ से ही माइनिंग होता है। और एक और रिपब्लिक है दागिस्तान, जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है। ये अजरबैजान और जॉर्जिया को बॉर्डर करता है और इनकी खुद की तुर्किक लैंग्वेज होती है। और दागिस्तान काफी गर्म और एक सूखा क्लाइमेट है, अनलाइक रशिया जो कि काफी कोल्ड है। अब दोस्तों क्योंकि रशिया इतना बड़ा है तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि रशिया में हर तरह की सीनरी और हर तरह की व्यूज पाए जाते हैं। यहाँ पे एडवांस सिटीज भी है और यहाँ पे घना भयानक जंगल भी है। यहाँ पे पूरा साल स्नो भी रहता है, यहाँ पे रिवर्स भी है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट भी है। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी दोस्तों मोस्ट ऑफ द रशियंस मॉस्को के आसपास ही रहते हैं। मॉस्को अलोन, सिर्फ मॉस्को सिटी में 12 मिलियन लोग रहते हैं। मॉस्को रशिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब है और ये काफी एक एडवांस सिटी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरा नाम डेविड है। सी यू नेक्स्ट वीक ऑन अनदर वीडियो। पीस।